नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आप देख रहे हैं प्रदेश का प्रश्न। एमपी में इंजीनियरिंग कॉलेज लगातार बंद हो रहे हैं। पिछले 9 साल में 155 कॉलेज बंद हो गए। अकेले भोपाल में 60 इंजीनियरिंग कॉलेजों में ताले लटके हुए हैं। इसकी वजह क्या रही? कॉलेज खोलते हुए अनुमान लगाने में कहां गलती हुई? प्राइवेट लोगों की ही सही, लेकिन इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कबाड़ हो गए। कई बार हमारे टेक्निकल एजुकेशन की गुणवत्ता पर भी काफी सवाल होते हैं। ऐसा क्यों? सवाल यह भी है कि ऐसे कॉलेजों को इजाजत देते हुए नीतियों में तो दिक्कत नहीं रही है। आज हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। यह है रातिबड़ का गार्गी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाम सुनते ही लगता है जैसे ज्ञान और विज्ञान की गंगा बहती हो, मगर अब यहाँ बगिया बनाने की तैयारी है। अब यहाँ बीटेक मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की कक्षाओं में विद्यार्थी नहीं बल्कि रिजॉर्ट के कमरे बनने जा रहे हैं। यानी डिग्री की जगह अब यहाँ डिलक्स रूम मिलेगा। एक दौर था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तेजी से इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना शुरू हुए। मैं इस वक्त उसी एक में से एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मौजूद हूं, जिसको गार्गी टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन के नाम से पहचाना जाता था। कभी ये बच्चों से गुलजार हुआ करता था और अब पूरी तरीके से खंडर में तब्दील है। यहाँ के मालिकों ने इस कॉलेज को जो है बंद करने का निर्णय लिया, चूँकि बच्चों की संख्या कम हो गई थी, बच्चों के प्लेसमेंट नहीं हो पा रहे थे। ज़्यादातर बच्चे दूसरे राज्यों से यहाँ अपने भविष्य को संवारने के लिए आते थे। भविष्य में संवारने के लिए लाखों रुपए की फ़ीस कॉलेज प्रबंधन वसूलता था और उन सब के बीच में नहीं हो पाता था, तो उनको नहीं मिल पाता था रोज़गार और यहाँ से उनकी भविष्य की संभावनाएं धूमिल होती थी। लिहाजा लगातार कॉलेजों के अंदर जो थे वो स्टूडेंट की संख्या कम होती रही और अब कॉलेज मालिकों ने पिछले कुछ सालों में घटी हुई संख्या के बाद पिछले 1 साल के अंदर ही इस कॉलेज को जो है रिजॉर्ट के रूप में तब्दील करने का निर्णय लिया है। यह है आलिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। नाम तो सुनते ही इनोवेशन का भ्रम हो जाए, लेकिन हालात ये हुए कि 2020 में बैंक ने इसे नीलाम कर दिया। अब वहीं अरबिंदो कॉलेज ऑफ नर्सिंग चल रहा है। इंजीनियरिंग गई पर सुई धागे का कोर्स शुरू हो गया। मतलब तकनीक से सेवा तक का सफर बहुत छोटा है। कभी आलिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग होने वाला ये कॉलेज अब अरबिंदो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के रूप में पहचाने जाने लगा है। पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों में इस कॉलेज में लगातार स्टूडेंटों की संख्या घटी और अरबिंदो कॉलेज के रूप में ये कॉलेज तब्दील हुआ है। पहले आलिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से यहाँ पर तमाम इंजीनियरों की पौध तैयार की जाती थी। तमाम कॉलेजेस के अंदर क्लासेस लगती थी इसके अंदर और बच्चे पढ़कर निकला करते थे इंजीनियरिंग यहाँ से। लेकिन बेहतर प्लेसमेंट नहीं होने, कॉलेज के द्वारा बेहतर एजुकेशन सिस्टम नहीं तैयार करने, बेहतर फैकल्टी नहीं होने के चलते लगातार स्टूडेंटों की संख्या गिरी और कॉलेज अब जो है अरबिंदो के रूप में बदल गया है। एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट नाम भले ही ग्रीक सभ्यता से प्रेरित हो, लेकिन किस्मत किसी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के तहत तय हुई। आलीशान बिल्डिंग अब खामोश है और मैदान में पड़ी बसें बता रही हैं यहाँ कभी स्टूडेंट्स नहीं बल्कि स्क्रैप डीलर्स आते हैं। ब्यूटिशियन ट्रेनिंग की जो योजना चलाई जा रही थी वो भी अब बंद हो चुकी है। मंत्री जी से जुड़े कॉलेज में अब ना ही इंजीनियरिंग है, ना ही सौंदर्य शास्त्र, बस सन्नाटा है। एक्रोपोलिस साइंस एंड रिसर्च सेंटर के नाम से जाने जाने वाला ये कॉलेज बंद हो चुका है। कभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले और इंजीनियरिंग साइंस की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए रिसर्च सेंटर और स्किल्ड के लिए पहचाना जाता था, लेकिन घटती हुई संख्या और इन सब के बीच में प्लेसमेंट नहीं होने, गुणवत्ता को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान होने पर यह कॉलेज जो है ना सिर्फ बंद कर दिया गया बल्कि पिछले कुछ अरसे में लगातार छात्रों की संख्या घट रही थी। यही कारण रहा कि मैनेजमेंट ने तय किया कि इस कॉलेज को बंद किया जाए। कुछ अरसे तक यहाँ पर ब्यूटी की क्लासेस चलती रहीं, ब्यूटी और क्लीनिंग की क्लासेस चलती रहीं। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा कुछ कॉलेज के प्रबंधन को नाउमीदी जब हाथ लगी, लिहाजा कॉलेज प्रबंधन ने कॉलेज को बंद करने का निर्णय लिया और अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के पन्ने क्लोज हो चुके हैं। एक जमाना था जब भोपाल और इंदौर इंजीनियरिंग शिक्षा के 4 मीनार समझे जाते थे। उत्तर भारत से छात्र यहाँ इसलिए आते थे क्योंकि पढ़ाई सस्ती थी, रहना आसान था और सपने बड़े थे। लेकिन जब सपनों की फैक्ट्री में सिलेबस वही रहा और मार्केट की मांग बदली तो फैक्ट्री बंद हो गई। बिना प्लेसमेंट, बिना गुणवत्ता, सिर्फ इमारतों से ना तो भविष्य बनता है, ना भरोसा।
स्थिति ये हो रही है कि हम कॉलेज के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े लैब खड़ा करके अपना काम खत्म कर दे रहे हैं और हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो रहा है लेकिन एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होता जा रहा है या लोप हो गया है। इस कारण से एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के न रहने के कारण आज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रहे लेकिन कॉलेजों को बंद करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले सरकार को या जो भी चलाने वाली एजेंसियां उनको इन 3 बिंदुओं पर काम करना चाहिए। जानकार बताते हैं राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेजों की गिरती साख की 5 बड़ी वजहें हैं। रोजगार परक शिक्षा का अभाव, कंपनियों के अनुसार कोर्स नहीं, स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं, संसाधन और योग्य फैकल्टी की कमी, रिसर्च इंटर्नशिप सिर्फ कागजों में। हालात से निपटने के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है जिसमें IIIT, मैनेट, IISER और SPA के विशेषज्ञ हैं। ये कमेटी बंद कॉलेजों की पड़ताल करेगी, तकनीकी शिक्षा के हालात समझेगी और पढ़े लिखे इंजीनियरों के बेहतर प्लेसमेंट के लिए सुझाव देगी। बेहतर करने का मतलब ये है कि स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि कॉलेजेस जो विगत कई वर्षों में पहले कॉलेजेस बंद हुए हैं और आज कॉलेजेस को सपोर्ट की आवश्यकता है और वो एज अ फैसिलिटेटर जब गवर्नमेंट वर्क करेगी तो संभव हो पाएगा। और उसके लिए मुझे लगता है 2-3 चीज़ें हैं, ट्रेनिंग है, प्लेसमेंट्स हैं, इंडस्ट्री एकेडमिया गैप जो है उसको एज अ ब्रिज गवर्नमेंट को एक्ट करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को एक्ट करना पड़ेगा। 2015 में मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 300 थी, आज 140 रह गई है। कब इन कॉलेजों में 95,000 से ज्यादा सीटें थी, अब 71,000 बची हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन सीटों पर बैठने वाले हैं या सिर्फ ताले लटकेंगे। सरकार समिति बनाकर सोच रही है, पर युवा अब बिना नौकरी वाली डिग्री नहीं सोचते और सोचने वालों की हालत कॉलेजों जैसी होती जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे बोलते हैं वो कि प्लेसमेंट हम आपको दिलाएंगे और मतलब इतने प्लेसमेंट आएंगे कॉलेज में, इतने लाख का हमारा पैकेज लगा है, तो मतलब वैसा 2-3 सालों में अब बहुत कम हो गया है और प्लेसमेंट आ भी नहीं रहे। फैकल्टी एक तो बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही है और स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ाई छोड़ के दूसरी चीज़ों में ज़्यादा है, क्योंकि सोशल मीडिया है और दूसरी चीज़ें हैं, मतलब कोई जिस वे में जाना चाहिए लोगों को उधर जा ही नहीं रहा है। तो मध्य प्रदेश में अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर बन चुकी है जिसे अपडेट नहीं किया गया और अब डिलीट हो रही है। समिति का गठन हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये समिति फिर किसी और समिति की रिपोर्ट तो नहीं बन जाएगी। भोपाल से अजय शर्मा के साथ रिजवान खान की रिपोर्ट, NDTV। इस डिबेट के 2 हिस्से हो सकते हैं। एक हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हालात हैं क्यों और दूसरा इन हालातों को बेहतर किया कैसे जा सकता है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ अर्पित जैन जी हैं, शिक्षक हैं। अर्पित जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। इसके साथ साथ डॉक्टर सुधीर कृष्णा जी हैं, पूर्व सचिव हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सर, मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका सुधीर सर। साथ ही साथ प्लेसमेंट एजेंसी संचालक संतोष यादव जी हैं। आप तीनों से मैं बारी बारी सवाल पूछूंगा। सबसे पहले सुधीर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुधीर सर, एक जमाना था जब कोई BA करके आता था तो उससे पूछा जाता था आपने क्या किया, बोला BA किया, तो क्या किया BA में, क्योंकि वो बड़ा एक साधारण सा कोर्स हो गया था। आपको लगता है कि आज के जमाने में B.Tech की भी वही स्थिति हो गई है? ये सिर्फ एक तंज मात्र है या वाकई ऐसी स्थिति है तब जबकि लोग कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं? आपको लगता है कि वो पारंपरिक सिविल, मैकेनिक, उसकी कहीं प्रासंगिकता बची हुई है? आपको आशिफ शेख जी, आपको और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जी सर। और श्रोताओं को भी, आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक समस्या जो है वो आज की नहीं है, ये कम से कम पिछले 10 साल से 15 साल से ये उभरी हुई है। अभी एक आगे बढ़ चुकी, ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए ऐसा लग रहा है। क्योंकि 2018 में एक मोहन रेड्डी कमेटी, मोहन रेड्डी कमेटी जो पहले AICTE के चेयरमैन थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी इसी मुद्दे को लेकर कि विच डायरेक्शन द इंजीनियरिंग एजुकेशन शुड बी गोइंग एंड वेयर इज गोइंग। और उन्होंने ये बताया कि इंजीनियरिंग पूरे भारत की ये समस्या है। हमने मध्य प्रदेश की बात कही ज़रूर, वहाँ थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन और साउथ में कुछ कम है, लेकिन वेकेंट सीट्स इन द इंजीनियरिंग कॉलेजेस ये पिछले 10 से 15 साल से ये समस्या चल रही है। 18 की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज को मिला के लगभग 16 लाख सीट्स हैं और उसमें से भरी जा रही है, तभी की बात है, आधी सीट 50% सीट भर रही, 50% सीट खाली जा रही हैं।
और अगर उसको स्टेट बाय स्टेट एनालाइज करें तो साउथ में थोड़ा बेटर है, यानी कि लगभग 60% है, कर्नाटका तमिलनाडु वगैरह में 60% भरते हैं और 40% वहाँ भी खाली है। मध्य प्रदेश में 40% खाली भरी है और 60% खाली है। तो कोई इतने बड़े हालात में इतना फर्क नहीं है, और छत्तीसगढ़ में और थोड़ी ज़्यादा खाली है। तो समस्या ये है, और उन्होंने उसको तभी से उन्होंने अलर्ट किया कि ये समस्या ऐसी है जिसका कि निदान भी करना है, और इसके लिए ये भी करना है कि नए इंजीनियरिंग कॉलेज ना खुलें। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोगों का जो है अलग अलग फील्ड में उनका एक तरह से प्रेस्टीज इशू है कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। अगर पैसे काफ़ी जमा हैं तो अस्पताल खोलने के बजाय इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना उनके ज़्यादा प्रेस्टिजियस है। तो उन्होंने बहुत पैसे लगा दिए अपने, तो इस कॉलेज की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि जो डिसिप्लिन, उन्होंने ये भी पाया कि जो डिसिप्लिन ट्रेडिशनल है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये सब में प्लेसमेंट कम हो रहे हैं। और जो नई ब्रांचेज हैं, कंप्यूटर साइंसेज हैं, आईओटी है, या मिकेट्रॉनिक्स कह रहे हैं जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का मिला हुआ है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, इन सब में प्लेसमेंट भी अच्छे हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी है। तो उन्होंने ये रेकमेंड किया कि ये सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के जो हैं उनको माइग्रेट करना चाहिए। लेकिन इसके लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस को मेहनत करना पड़ेगा, इंडस्ट्री से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इन्हीं सुझावों पर मैं आगे बात करूंगा सुधीर सर। मेरे साथ अभी दो पैनलिस्ट और हैं, और मेरे सहयोगी अजय शर्मा भी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए, जिन्होंने ये पूरा रिपोर्ट किया है, जो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेके आए हैं। सुधीर सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अर्पित सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप तो हजारों लाखों बच्चों के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उनको पढ़ाते हैं। क्या उन बच्चों का मन हट रहा है इंजीनियरिंग से, या आपको लगता है कि जो हमारे पारंपरिक कॉलेज हैं वक्त के साथ उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया? और आंकड़ा यह है कि 9 साल में मध्य प्रदेश में 155 कॉलेज बंद हो गए, यानी कि एक साल में करीब 17, और अगर आप हर महीने देखें तो करीब करीब 1.4 कॉलेज हर महीने बंद हो रहे हैं। ये बहुत गंभीर है आंकड़ा। बहुत गंभीर है। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और एनडीटीवी ने ये जो टॉपिक उठाया है, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जी। पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास सीट्स नहीं थी। अचानक से लोगों ने इसको देखा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो वहां पर जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जिनके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, लोगों ने अपना पैसा लगाना सोचा। उन्होंने कहा कि भाई अब हमें तो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है, ये मेरे पास जमीन है, ये मेरे मानदंड है, इन मानदंडों को थोड़ा बहुत मैं बैलेंस आउट कर लूंगा किसी तरह से। थोड़ा बहुत हम सब जानते हैं हमारे सिस्टम को अच्छे से। तो उन्होंने उस चीज को ओवरकम किया। पहले एक बिल्डिंग खोली, उसी के अंदर फिर पीछे जाके दूसरी बिल्डिंग खोल ली, फिर तीसरी खोली। फिर हम सब जानते हैं कि एक ब्रोकर वाला सिस्टम बना। दूसरे कॉलेजों के पास दूसरे स्टेट में इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर वहां सीट्स नहीं थी, तो वहां से बच्चों को माइग्रेट करके यहां पर ऐसा दिखाया गया कि ये कॉलेजेस तो आपकी जिंदगी बना देंगे। और फिर वहां से जैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हुए, तो यहां डिमांड बढ़ी, तो इन्होंने एक बिल्डिंग फिर एक बिल्डिंग फिर एक बिल्डिंग फिर, मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि आने वाले टाइम में हमारी जनरेशन को जरूरत किस चीज की है। ठीक बात। आज एक मैकेनिकल इंजीनियर से आप कहेंगे कि भाई मुझे थ्योरेटिकल ज्ञान दो, तो वो आपको कहेगा हाँ ये इंजन होता है, इंजन के ये पार्ट होते हैं। मगर अगर आप उसके सामने एक इंजन रख देंगे तो वो उस इंजन को देखकर ये नहीं बता पाएगा कि ये पार्ट कहां लगा था और इसका क्या काम है। हमारे पास कोई जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए वो है ही नहीं। हमारे पास जो लैब होनी चाहिए थी वो लैब ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, कॉलेजेस हैं, डिग्री ले लो आप, स्किल्स पर साइड में गए सारे स्किल्स। मैं हमेशा कहता हूं प्राइवेटाइजेशन इज गुड, बट प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट भी तो आनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं जहां वर्क करता हूं वो एक कंपनी है, अन अकेडमी। उन्होंने टेक्नोलॉजी को लेकर आए, तो इनोवेशन को लेकर आए, साथ में चीजों को। आज मेरा बच्चा अगर घर नहीं जा पाता तो वो घर पर बैठकर मेरा लेक्चर पढ़ लेता है। ठीक बात। कहीं ना कहीं से किसी टेक्नोलॉजी को तो लेकर आना पड़ेगा। इन्होंने कहा नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ स्टूडेंट से मतलब है और उनकी फीस से मतलब है। वो जो उस वक्त चीजें बहुत बड़ा सेटबैक। मैं जरा इस पर अर्पित सर आता हूं आपके पास। संतोष यादव जी, क्योंकि एक प्लेसमेंट एजेंसी चलाते हैं, वो संचालक हैं उसके, तो जरा प्लेसमेंट के एंगल से भी पूछता हूं।
संतोष जी, दो चीजें हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप इस पर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। एक, प्लेसमेंट होता है तो कॉलेज चमकता है, एडमिशन्स बढ़ते हैं, और अगर प्लेसमेंट नहीं होता है तो फिर कॉलेज में एडमिशन्स भी कम होने लगते हैं और वो महंगी फीस की वजह से कॉलेज खंडहर में तब्दील होता है, जैसे मेरे सहयोगी अजय ने दिखाया भी कई कॉलेजेस में। ये दोनों चीजें वाइस वर्सा चलती है ना, मतलब ऐसा ही होता है ना कि अगर आप प्लेसमेंट दे पा रहे हैं तो एडमिशन होंगे, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आपका कॉलेज खंडहर, चाहे जितनी मर्जी सुविधा हो। आपने खोल रखे हो 4 स्विमिंग पूल और बाकी लैब्स और जो भी है। आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कॉलेज के कैंपस के एड्स भी आते हैं पेपर में कि फला कंपनी आ रही है हमारे यहाँ। वो एक तरह की मार्केटिंग होती है, क्योंकि वो बच्चा भी देखता है, उसके फादर भी देखते हैं। सेकेंडली क्या है कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स पर ज्यादा खर्च करा, लेकिन बच्चों की जो एकेडमिक्स है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फैकल्टीज इतनी प्रॉपर नहीं आ पाई, प्लेसमेंट का एक्सपोजर नहीं है, कंपनीज इतनी आई नहीं यहाँ पर। बच्चे यहाँ के रिटेन होते हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं वो रिटेन होते हैं, लेकिन बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिला यहाँ पर। और इसमें जो ये बंद हुआ है, इसमें सिर्फ कॉलेजेस का नुकसान नहीं है, पूरे भोपाल का नुकसान है, क्षेत्र का नुकसान है। बिकॉज यहाँ पर हॉस्टल्स चलते हैं, है ना, स्टेशनरी चलती है, ट्रांजेक्शन होते हैं बच्चों के, तो इकोनॉमी भी बूम होती है। अब पूरा एमपी नगर खाली हो चुका है, यहाँ पर देखिए हॉस्टल भी चल नहीं रहे, तो प्लेसमेंट की ये स्थिति है यहाँ पर। ठीक, मैं आपके पास आता हूं। अजय, एक बहुत सुनहरा अवसर था, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि भोपाल इंदौर को हम शिक्षा का हब बना दें। हम हमारी अर्थव्यवस्था में, जैसे संतोष जी भी कह रहे हैं, कि उससे एक बहुत बड़ा बूम मिल सकता था। रोजगार के एंगल से अगर देखें आप, तो फैकल्टी के तौर पर, सपोर्टिंग स्टाफ के तौर पर, क्लीनिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, कितना सब कुछ हो सकता था, लेकिन हम वो अपॉर्चुनिटी खो बैठे। ये सिर्फ किसी एक निजी व्यवसायी व्यापारी का नुकसान नहीं हुआ है, ये पूरे मध्य प्रदेश का नुकसान हुआ है। आसिफ, जब मैं शुरुआती दिनों में भोपाल आया था तब मुझे इस बात को लेकर बड़ा वो रहता था कि यदि पत्रकारिता में कुछ नहीं कर पाया तो कम से कम एक हॉस्टल खोल लूंगा, और हॉस्टल वहां खोल लूंगा जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे होंगे। तकरीबन 14-15 सालों की जर्नी रही है भोपाल में पत्रकारिता की, और यही मैं सोचता था कि कुछ एक तो काम करना पड़ेगा ऐसा जिसके चलते कुछ कर पाऊं और ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन उस दौर में मेरे प्रोफेशन में था। आप भी उतना ही है, लेकिन एक थॉट था दूसरा जो मेरे दिमाग में पत्रकारिता के अलावा पनपता था दूसरा। लेकिन आज मैं उस इंडस्ट्री को बर्बाद होते हुए देख रहा हूँ। पिछले 14-15 सालों में जिस स्तर से इसने बूम किया था, उस स्तर से बिल्कुल नीचे आ गया। कि भोपाल में एक राजधानी में 60 कॉलेज बंद हो जाना आसिफ मामूली बात नहीं होती है। आपने करोड़ों की लागत से बिल्डिंग बनाई है, तस्वीरों में आप बिल्डिंग दिखा रहे हैं, जिसने बिल्डिंग बड़े अरमानों से बनाई होगी, वो एक दशक तक ये कॉलेज नहीं चला पाया, उसको बच्चे नहीं मिल पाए। हमारे सिस्टम की खामी थी। जब ये कमेटी बनने की बात है आसिफ, तब ये कमेटी बन रही है जब एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट भोपाल में हुई थी, और उस इन्वेस्टर्स मीट में ये कहा गया कि हमको ये करना चाहिए, वो करना। जब एक अधिकारी ने सलाह दिया कि आपके यहाँ क्या कॉलेज बंद हो रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन 0 है, हम 100 बच्चों तो लेने आए, एक कॉलेज में हम 2 बच्चे लेके जा रहे हैं। हम आपके यहाँ के बच्चे को बाहर भी रोजगार दे सकते हैं, यहाँ इंडस्ट्री लगाए बगैर। यदि आपका बच्चा यहाँ का बेहतर प्रोडक्ट तो निकले, आपके यहाँ का बच्चा स्किल्ड नहीं है। दूसरी बात, ये एक बात हो गई, आपके यहाँ की पूरी इकोनॉमिक ध्वस्त हुई इसको लेकर। एमपी नगर में भी बात करूं तो 200 हॉस्टल हुआ करते थे, जो मैच 25 से 30 हॉस्टल पर आकर टिक गई कहानी। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा एरिया, एक कमर्शियल एरिया पान था सिर्फ। दूसरा, आप ये कहते हैं ना, पीएचडी धारी बाबू की नौकरी में आ रहा है, इंजीनियरिंग धारी जो है बाबू की नौकरी में आ रहा है। क्यों आ रहा है? इन जैसे कॉलेज थे उनके पीछे बैकग्राउंड में, इन जैसे कॉलेज से जो प्रोडक्ट निकल रहे थे। और वैसे भी तकनीकी तौर पर अगर देखें तो अगर आपको अपने शिक्षा और हुनर के मुताबिक रोजगार नहीं मिल रहा है और आप उससे छोटी नौकरी कर रहे हैं, कम सैलरी की नौकरी कर रहे हैं, तो फिर वो आप एक तरीके से बेरोजगार हैं। इस पर सभी लोग सहमत भी होंगे। अर्पित जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले सुधीर सर, आपसे मेरा एक सवाल है। सुधीर सर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि प्लेसमेंट की हमने बात कर ली, हमने एंगल्स की बात कर ली, आपको लगता है कि इसमें, देखिए सीधे सरकार तो इसमें इन्वॉल्व हम नहीं कह सकते, लेकिन हां इतना जरूर है कि कॉलेजों की ये हालत क्यों हो रही है। हम निवेशकों को अपने प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन जो हमारे स्थानीय व्यवसायी या स्थानीय जो कॉलेज मालिक हैं, क्या कभी उनसे जानने की कोशिश की गई कि क्या वो फोकस फेस कर रहे हैं, उनकी कैसे मदद की जा सकती है, उन्हें किस तरह के सपोर्ट की आवश्यकता है? शायद अगर ये पहल होती तो आज ये आंकड़े, ये स्थिति हमारे सामने ना होती। मैं ये कहना चाहूंगा कि इंजीनियर्स की देश को बहुत जरूरत है। जैसे कहते हैं, इंजीनियर्स आर बिल्डर्स टू द नेशन। तो जैसे फार्मर्स हैं, दे आर फीडर्स टू द नेशन, वैसे इंजीनियर्स आर बिल्डर्स टू द नेशन। तो हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत है, लेकिन ये जो समस्या है इससे सरकार भी अवगत है।
और उन्होंने रास्ते भी निकाले, लेकिन क्या है तो होता है कि सरकार के पास तरह तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कभी कभी किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते जा रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर लोअर होते हैं क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बहुत से मीट कर लेती है। प्राइवेट कॉलेज अगर बनाएंगे तो उनका इन्वेस्टमेंट रिकवर करना है फीस से ही, तो उनका फीस स्ट्रक्चर हाई होता है। अब एक तरफ हमारे पास 16 लाख सीट में से 8 लाख सीट वैसे ही पूरे भारत में खाली जा रही हैं, तो जो कैंडिडेट है उसके लिए चॉइस अलग नहीं है कहाँ जाना चाहता है। इंस्टीट्यूशन में अगर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है और देने वाले की कैपेसिटी भी है देने की, तो दोनों का मैच हो जाएगा। लेकिन ये मैच कि हाई क्वालिटी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड हाई पेइंग कैपेसिटी फैमिली, वो दोनों का मैच होकर बहुत थोड़ा संख्या में लोग बचते हैं। तो ये भी एक मुद्दा है जो कि एक विहंगम ब्रॉड मैक्रो लेवल पर देखें तो वो आ रहा है। लेकिन ये कहने के बावजूद में समस्या, तो उन्होंने ये बार बार अब कहना शुरू किया है कि पढ़ाई का मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी बढ़ना। पढ़ाई का मतलब केवल जाके कहीं नौकरी करना ही नहीं है, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, इनोवेशन से लेके दुनिया भर के प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि आप बताऊं कि स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, पीएम मुद्रा योजना है, और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, और भी आपको नाम गिनाऊं तो एक दर्जन स्कीम निकली जहाँ पर कि पढ़ाई के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की भी उसमें फैसिलिटी है, फंडिंग का अरेंजमेंट है, और हर तरह से वही तो सुधीर सर मैं कह रहा हूं कि ये चीजें हमारे उन छात्रों तक क्यों नहीं पहुंच पाई जो एक बेहतर भविष्य देखना चाह रहे थे। अर्पित जी, जैसा आपने कहा था कि जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि देखिए जाहिर बात है कि अगर प्लेसमेंट मिलेगी तो बच्चे काम करेंगे, कोर्सेज इतने सारे नए नए आ गए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जैसे हम कहते हैं ना कि अमीरी और गरीबी के मामले में कि भारत दो हैं, एक इंडिया है और एक हिंदुस्तान या भारत है, तो ऐसे ही इस सिचुएशन में भी मुझे दो भारत नजर आते हैं। एक हमारा वो वर्ग है जो बेहतरीन शिक्षा लेता है, बेहतरीन स्किल्ड है और वो कहीं अब्रॉड मूव कर जाता है, ब्रेन ड्रेन हो जाता है, और दूसरा जो हमारे यहां रह गया या जो हमारे यहां है वो एक नौकरी के लिए 30-35 हजार की नौकरी के लिए भी परेशान है, जबकि कोर्सेज सेम है। शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोर्सेज सेम है। हमारा जो ब्रेन ड्रेन है उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे यहां पर उस ब्रेन को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अच्छे बच्चे नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहां पर वो जो बच्चा है उसके पास उतना दिमाग नहीं है, बट उसके पास क्या नहीं है, उसके पास नहीं है एक्सपोजर। उसको वो चीजों के बारे में नॉलेज ही नहीं है जो हो सकती थी। अब यहां पर दो चीजें हैं। अगर आप पहली चीज देखें तो आप फैकल्टी हायर कर रहे हैं, आपने कहा कि सर बीटेक वालों को पढ़ाने के लिए हमें एटलीस्ट मास्टर एमटेक किया हुआ बंदा चाहिए, बट एमटेक किया हुआ होगा तो सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, उसके पास स्किल ज्यादा होंगे तो आपसे सैलरी ज्यादा मांगेगा। आपने कहा नहीं भाई मुझे नहीं देना इतनी सैलरी। साथ में आपने कहा कि भाई इस सैलरी तो चलो ठीक है, अभी हमारे 4 कॉलेज और खुले हुए हैं, इन 4 कॉलेजेस में भी तो सीट भरनी है, तो अब 2 महीने सर आप पढ़ाइए और 2 महीने अब आप एक काम करिए, वहां उस सागर चले जाइए, आप बीना चले जाइए, उस कॉलेज में चले जाइए, वहां के बच्चों से बात करिए, एडमिशंस लेकर आइए। टीचर बचा कहां है? आप फैकल्टी ट्रेनिंग दे कहां रहे हो? आप उसके एक्सीलेंस पर काम कहां कर रहे हो कि जहां वो आपके साथ काम कर सके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। डॉक्टर सर सुधीर सर ने अभी बताया बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स आ भी रही हैं, मगर अगर स्टेट गवर्नमेंट के साथ दिमाग खोलकर हमारे ये जितने भी सो कॉल्ड एसोसिएशंस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अगर ये सही तरह से जुड़ जाएं, एआई कितना आगे बढ़ रहा है, रोबोटिक्स कितना आगे बढ़ रहा है, हर प्राइवेट कॉलेज में 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पर जा रहे हैं। ठीक बात। क्या ज्यादा बच्चे नहीं जा सकते थे? जा सकते थे, बिल्कुल जा सकते थे। तो इसीलिए चीजों को जोड़ने की, प्रॉपर ट्रेनिंग की और सही डायरेक्शन में चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। और मुझे लगता है इसमें कि कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाए कि ये गाइडलाइंस हैं, ये फॉलो करनी होंगी। मैं आपको एक बहुत छोटी सी 2 मिनट ले रहा हूं आपसे कि एक अगर कहीं पर एआईसीटीई का अभी अचानक से कोई कमेटी आ जाए तो सबसे पहले तो उनके पास फोन आ जाएगा कि आज हम इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। उसके बाद उनके पास एक इतनी बड़ी फाइल होगी जिसमें एमटेक होल्डर्स रखे होंगे,
वो उनको कॉल लगाएंगे कि आज इंस्पेक्शन है, आज सारे आप लोग सब लोग आ जाइए। वो अपनी दूसरी फैकल्टी जो पढ़ा रही है उसको हटा देंगे, अचानक से डमी फैकल्टी वहां पर खड़ी कर देंगे। तो ये जो चीजें हैं इनसे हम कभी भी इनसे education कैसे, का- अच्छा इसमें फिर कॉलेजों ने अपना ही नुकसान किया, क्योंकि उसके बाद हुआ क्या कि आपने उस कमेटी को, उस समिति को तो दिखा दिया कि आपके पास अच्छी फैकल्टी है, लेकिन बच्चे तो जानते हैं, बच्चों ने कभी अपने छोटे भाई बहनों को, पड़ोसियों को नहीं बोला कि आप कॉलेज ज्वाइन कीजिए। और देखिए आज कॉलेज की क्या स्थिति है। संतोष जी, बहुत छोटा सा सवाल एक मेरा जल्दी से आपसे। संतोष जी, जो बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि आप तो प्लेसमेंट एजेंसी चलाते हैं, तो वो क्या देखती हैं कॉलेज में, और वो ऐसा क्या है जो मध्य प्रदेश के कॉलेजों में नहीं था? देखिए सर, क्या है, जो डिपार्टमेंट होता है कॉलेज में वो होता है TNP, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। ठीक है, बच्चों को जो ट्रेनिंग होती है वो प्रॉपर देनी चाहिए। ठीक है, जो कॉर्पोरेट के लोग हैं उनको बीच बीच में लाके वहां बुलाना चाहिए, जिससे वो बच्चों को ट्रेनिंग दें, उनको एक्सपोजर दें, कॉर्पोरेट कल्चर बताएं, इंटर्नशिप पे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद फिर कंपनियां आती हैं, कंपनी तक हमें जाना पड़ता है, फिर कंपनी हमारे तक आती है। स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए बच्चों के। TNP मतलब प्लेसमेंट नहीं होता, ट्रेनिंग देनी चाहिए प्रॉपर उनको। और यहाँ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन होनी चाहिए बढ़िया। तो ये सब चीजें हैं, अगर वही देख के कंपनीज आती हैं यहाँ पर, फिर जो इंटरव्यूज होते हैं उसकी प्रिपरेशन, वो सब चीजें होती हैं। गवर्नमेंट को एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए पूरा का पूरा इसके लिए। जो बच्चे जो ये TNP है ना, ये सेल गवर्नमेंट को ऑपरेट करना चाहिए और एक एजेंसी बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। अजय, मेरा सुझाव है। अजय, बहुत छोटे में, तो क्या इसका मतलब कि ये निजी कॉलेज थे, निजी व्यवसायियों के कॉलेज थे, निजी पैसा लगा हुआ था, इसीलिए उसको सुधारने या उसमें दखल अंदाजी करने की आवश्यकता नहीं समझी गई और बंटाधार हो गया? बिल्कुल आसिफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आप सिर्फ अपने काले को सफेद करने के लिए कॉलेज चलाएंगे और कहेंगे कि हमारा कॉलेज बेहतर तरीके से चले, आप उसी कॉलेज से पढ़ने वाले छात्र को अपने यहाँ नौकरी पर रखेंगे और कहेंगे कि ये नौकरी करे हमारे यहाँ और कम पैसे में हो। जो एक्चुअल प्रोफेसर आता हो वो लाख रुपए 55,000 रुपए मासिक तनख्वाह लेता हो, और उसी कॉलेज से पढ़कर निकलने वाले लड़का तनख्वाह लेता हो एक प्रोफेसर के रूप में 20,000 15,000 रुपए, तो किसको बुरा लगता है इतने कम पैसे में चलाना? आपने सिर्फ अपने जितने कॉलेज थे उनको दूध देने वाली गाय समझ लिया हमेशा सीजन की, और उस तरीके से आपने उनका इस्तेमाल किया। अब वो भी कब तक साथ देती है? आपको उसका उतना ही दोहन करना चाहिए था जितना आपने करना था। और अब यही कारण है कि आपने बिल्डिंग बनाई कॉलेज की, बदल रहे हो आप रिजॉर्ट में। आपने खोला इंजीनियरिंग और साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज और उसमें चला रहे हो ब्यूटी सेंटर का ट्रेनिंग सेंटर। तो समझ लीजिए फिर आपको यही दंड फंड करने पड़ेंगे। नहीं, सही बात है। और मैं ये समझता हूं कि जो गलती उन लोगों ने की वो आप नहीं करेंगे अजय, और हॉस्टल खोलने के लिए जो भी पैसा आपने इकट्ठा किया था उससे आप कुछ बेहतर प्लान करेंगे। कुछ बेहतर होगा तो हम बाद में बात कर लेंगे, मैं भी उसमें हिस्सेदार हो जाऊंगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आप सभी का। अर्पित जी बहुत धन्यवाद, डॉक्टर सुधीर सर, और साथ साथ संतोष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। अजय बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये समस्या तो देखिए गंभीर है, क्योंकि हजारों लाखों छात्रों से जुड़ी हुई है, कॉलेज भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन सीटें पड़ी हैं खाली। इसकी वजह आपने जान ही ली। हाँ, कुछ बेहतर अगर हो सके तो छात्रों का भी भला होगा, रोजगार भी मिलेगा और मध्य प्रदेश का भी भला होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द लौट रहा हूं।